हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द PYQ सीरीज। और अभी आज के इस सेशन के अंदर वी विल स्टार्ट विद द सेक्शन ऑफ द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पर्टिकुलरली द चैप्टर्स दैट आर आफ्टर 9.1। ठीक है, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि रेगुलरली एक एक चैप्टर करके हम आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो PYQs हैं, पहले हम सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 साल के कर रहे थे, अभी जितने भी रेलेवेंट हैं वो सारे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा कि बार्कर हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि थ्रिफ्टी जीनोटाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। सो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इट केम इन 2009। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम पिछले 10 साल की बात करें तो वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो अंडर दैट इंप्रेशन वी आर अगेन और वी विल ट्राई टू कवर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आर रेलिवेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द पेडिग्री एंड द जीनोलॉजिकल एनालिसिस, डिस्कस द हिस्ट्री एंड द एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स इन द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, अब पेडिग्री एनालिसिस इज अ मेथड टू analyze the inheritance of certain diseases or certain traits. On the other hand, the genealogical analysis is कि किसकी शादी कहाँ पे हो रही है, यानी कि जब हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी की सोशोलॉजिकल फंक्शनिंग को देखने की कोशिश करते हैं, उसके अलायंस को देखने की कोशिश करते हैं और अलायंस का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ऑन दी ओवरऑल सोसाइटी, तो वहां पे ये जो मेथड है वो काम आता है। ठीक है, सो द पेडिग्री एनालिसिस एंड द जीनोलॉजिकल एनालिसिस दोनों फैमिली ट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करने में काम आता है, लेकिन दोनों की एप्लीकेबिलिटी अलग अलग है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल ट्रेट्स का ट्रांसमिशन है वो पेडिग्री एनालिसिस देखेगा, और जो जीनोलॉजिकल एनालिसिस है अगेन जो आपके पास जीनोलॉजिकल एनालिसिस है वो किस तरीके से आपका डिसेंट या फिर आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे सोशली ऑर्गेनाइज्ड होता है उस चीज को देखेगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्चुअल डिफरेंस। सो द पेडिग्री एनालिसिस, इसके अंदर हम फिनोटाइप और जीनोटाइप किस तरीके से रिलेटेड हैं या फिर किस तरीके से ब्लड लाइन से रिलेटेड हैं उस चीज को देखते हैं। सो व्हाट इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, वेदर अ पर्टिकुलर डिसीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड है, माइटोकॉन्ड्रियल है, डिसीज कैसा है, उस चीज को जब हमें समझना होगा तो ऑब्वियसली वी विल ड्रॉ द पेडिग्री चार्ट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने पेडिग्री चार्ट जो है वो ड्रॉ किया है। द स्क्वायर इट इज फॉर द मेल, द सर्कल इट इज फॉर द फीमेल, द सर्कल विच इज अगेन हाफ और अलग तरीके से जिसको कलर किया गया है या फिर उसको शेड किया गया है दैट इज फॉर द कैरियर, और जिसको बिल्कुल डार्कन कर दिया गया है दैट इज फॉर द अफेक्टेड वंस। ऑन द अदर हैंड द जीनोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो मैरिटल टाइज है वो किस तरीके से बन रही है। ठीक है, जो आपके पास सोशल किनशिप के रिलेशनशिप्स हैं वो आपस में किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द जीनोलॉजिकल एनालिसिस। जीनोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्लैन ए इट इज एक्सोगैमस, क्लैन बी इज एक्सोगैमस। क्लैन ए की लड़कियां जो है वो बी के पास जा रही हैं, बी की लड़कियां जो है वो ए के पास जा रही हैं, और इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस या फिर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अलायंस, तो हो क्या रहा है, मैरिज रूल्स की अंदर क्या तब्दीली आ रही है, रिचुअल रोल्स क्या कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न्स कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, रेजिडेंस पैटर्न किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। सो बिकॉज ऑफ द अलायंस आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बन रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादातर जो काम है सॉरी वो जीनोलॉजिकल एनालिसिस जो है वो करता है। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है जीनोलॉजिकल मेथड इट वाज मैच्योर्ड अंडर द WHR रिवर्स। WHR रिवर्स जब आपके पास टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशंस के अंदर गए थे तो वहां पे उन्होंने इस मेथड को बहुत अच्छे तरीके से समझाया और बताया कि कैसे इंडिजिनस ट्राइबल्स, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, तो इन छोटे छोटे ग्रुप्स को अच्छे तरीके से मैप करने का और उसके पीछे जो लॉजिक ढूंढने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है जीनोलॉजिकल ट्रीज ड्रॉ करना। जब आप एक पर्टिकुलर फैमिली का जीनोलॉजिकल ट्री ड्रॉ कर लेते हो तो
यू आर एबल टू एनालाइज कि उनके जो फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, खास करके उनके जो मैरिज स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद यू कैन एनालाइज कि जो इनके मैरिज स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसा क्यों काम करते हैं, वाई इज इट सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुरम्स के अंदर हमने देखा कि आपके पास 5 तरह के अलग अलग क्लैंस हैं, और इन 5 तरह के अलग अलग क्लैंस के अंदर जो वाइफ गिवर है और जो वाइफ टेकर है इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट इट इज फिक्स्ड। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब आप जीनोलॉजिकल ट्री ड्रॉ करोगे। तो इसकी शुरुआत जो है वो दैट वाज डन बाय WHR रिवर्स इन हिज टॉरेस स्ट्रेट एक्सपीडिशन, और फिर उसके बाद LH मॉर्गन ने इसी चीज का सहारा लिया। ठीक है, LH मॉर्गन ने उसी दौरान जो है वो आपके पास किनशिप टर्मिनोलॉजीज के अंदर काम किया, और किनशिप टर्मिनोलॉजीज दैट वर डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज क्लासिफिकेटरी, उसको समझाने के लिए भी जीनोलॉजी का सहारा लिया गया। फिर उसके बाद LH मॉर्गन के बाद लुई आते हैं, या फिर एल्फ्रेड क्रोबर आते हैं, या फिर मर्डॉक आते हैं, वो भी जीनोलॉजिकल ट्रीज का सहारा लेते हैं किनशिप टर्मिनोलॉजी और किनशिप बिहेवियर को समझाने के लिए। रेडक्लिफ ब्राउन अवॉइडेंस और जोकिंग रिलेशनशिप को समझाने के लिए भी जीनोलॉजिकल ट्रीज का सहारा लेते हैं। सो दिस इज अ वेरी वाइड हिस्टोरिकल आर्क बिहाइंड द जीनोलॉजिकल ट्रीज और द जीनोलॉजिकल मेथड। ठीक है, जब ये सारी चीजें सोशियोलॉजी के अंदर चल रही थी या फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर चल रही थी, सो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर देयर इज अ पर्सन कॉल्ड द फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने हेरिडिटरी स्टडीज जो है वो करनी स्टार्ट करी। तो हेरिडिटरी स्टडीज के अंदर उन्होंने एक नींव पत्थर जो है वो रख दिया, इसकी नींव रख दी। फिर उसके बाद 1900s के अंदर हीगो डे वेरिस मेंडल के लॉज को दोबारा फिर से रीडिस्कवर करते हैं, और वहां पे फिर वो पेडिग्री एनालिसिस इन द क्लिनिकल सेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ द मेंडलियन लॉज हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो डिलीटेरियस जीन्स हैं वो आपके अंदर दाखिल हो रहे हैं, किस तरीके से उनका इनहेरिटेंस हो रहा है। एंड इवेंचुअली दीज बोथ मेथड्स, खास करके जो पेडिग्री एनालिसिस था, वो ISCN ने धीरे धीरे उसके जो सिंबल्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज करके अडेप्ट कर लिया, और आजकल आप इसको DNA टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर यूटिलाइज करते हैं। तो दोनों के एप्लीकेशंस क्या हैं? पहला एप्लीकेशन है कि आप किनशिप और डिसेंट को मैप करते हो विद द हेल्प ऑफ द जीनोलॉजिकल ट्रीज। ठीक है, तो इससे यह जाहिर होता है कि आखिरकार आपके जो मैरिज सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जब यह आपको जाहिर हो जाता है कि मैरिज सिस्टम्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, देन उसके बाद देयर इज द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के तहत आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके अंदर जो इनहेरिटेंस है डिलीटेरियस ट्रेट्स का, या फिर सर्टेन एडवांटेजियस ट्रेट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, उनका इनहेरिटेंस किस तरीके से हो रहा है। And both of these methods, they will be used by the anthropologists in the genetic counseling as well as जब वो इनिशियल स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर दोनों मेथड्स को ही यूटिलाइज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने आइसोलेटेड पॉपुलेशंस का एग्जांपल लिया है, पुरम जैसी सोसाइटी हो गई, करेरा जैसी सोसाइटीज हो गई, तो उनके अंदर इसी तरीके से काम होता है। ठीक है, सिमिलरली बिल्हाला है, छोटी सी ट्राइब है जो कि नर्मदा की वजह से जो है वो डिस्प्लेस हुई थी, तो वो भी बड़े ही आइसोलेटेड सी ट्राइब है। तो उसके अंदर जब हमने स्क्रीनिंग और काउंसलिंग करनी थी तो सिमिलर इसी तरीके से चीज़ों को यूज़ किया गया। जब हमें साउथ इंडिया की कंसैंग्यूनिटी या फिर कंसैंग्यून मैरिजेस को स्टडी करना है, तो अगेन बोथ ऑफ देम विल बी यूज्ड। कैसे कंसैंग्यून मैरिजेस हो रही हैं इस चीज़ को दिखाने के लिए जीनोलॉजिकल एनालिसिस किया जाएगा, बट फिर उसके बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है इसके लिए पेडिग्री एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे हमने लिखी हुई हैं, एक बार जस्ट इनको देख लीजिएगा। देन द हेरिटेबिलिटी एंड इट्स एस्टिमेशंस। ठीक है, देखिए आई एम अंडर द इंप्रेशन दैट यू हैव ऑलरेडी डन द बेसिक्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपने बेसिक्स नहीं करे हैं तो भैया पहले बेसिक्स पढ़ के आओ, फिर उसके बाद ये लेक्चर्स आपको सेंस बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि इन लेक्चर्स को लाइव लिया जाए।
ठीक है, तो लाइव लेने से अगेन इट विल क्रिएट अ बाउंडेशन, और मैं आपके साथ भी इंटरेक्ट कर पाऊंगा इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, चलिए। सो हेरिटेबिलिटी एंड इट्स एस्टिमेशंस। सो हेरिटेबिलिटी, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो, हेरिटेबिलिटी इट इज सिंपल, इट इज अ पॉपुलेशन लेवल स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट। जब आप एक पॉपुलेशन लेवल के ऊपर ये देखते हैं दैट हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर डिसीज एंड हाउ मेनी पीपल आर नॉट, एंड हाउ मेनी ऑफ दीज पीपल आर रिलेटेड विद ईच अदर, दिस इज नोन एज द हेरिटेबिलिटी। ठीक है, सो ये जो है वो दीज आर द कीवर्ड्स। बच्चे हेरिटेबिलिटी के बारे में तो जानते हैं लेकिन उसको कभी डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है दैट द हेरिटेबिलिटी इट इज, और द स्टडी ऑफ द हेरिटेबिलिटी इट बिलोंग्स टू द मेंडलियन पॉपुलेशन। ये किसी फैमिली का एनालिसिस नहीं होता है। ऑल्दो जब हम स्टार्ट करते हैं, बच्चों को उसके अंदर लेना स्टार्ट करते हैं या फिर फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज करना स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट विद द फैमिली। बच्चों को फैमिली से अलग किया जाता है या फिर फैमिली से उनके लिए जो उनके रिगार्डिंग जो डेटा है वो लिया जाता है। And but on the other hand, that particular data it is culminated at a level of a particular Mendelian population, जो कि एक जगह के ऊपर रह रही है, और उस जगह के ऊपर उस पर्टिकुलर मेंडलियन पॉपुलेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से जो जीन्स हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के वो कौन से फिनोटाइपिक ट्रेट्स बना रहे हैं। जब जीन्स के अंदर कुछ वेरिएबिलिटी आ जाती है तो उसकी वजह से फिनोटाइपिक ट्रेट्स के अंदर क्या वेरिएबिलिटी आती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो ऐसा जब हम स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन एक पॉपुलेशन लेवल के ऊपर करते हैं, दिस इज नोन एज द हेरिटेबिलिटी। ठीक है, सो हेरिटेबिलिटी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम ये देखते हैं कि फिनोटाइपिक वेरिएंस किस तरीके से जेनेटिक वेरिएंस और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये बड़ी सिंपल सी चीज होती है। देखिए, आपके पास कोई भी ट्रेट है, एनी ट्रेट, एनी फिनोटाइप, कोई भी आपके अंदर फिनोटाइप है, आपकी कद काठी है, तो उस कद काठी के अंदर या फिर आपका कुछ भी है, आपका रंग है, तो उसके अंदर दो चीजें होंगी। The first one it will be the genes, the second one will be the environment. आपकी हाइट है, हाइट के अंदर एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट चाहे आपका फिजिकल एनवायरनमेंट या फिर आपका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट। प्लस जीन्स भी होने चाहिए, क्योंकि अगर जीन्स नहीं बनेंगे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, एनवायरनमेंट चाहे 100 अच्छा आपको मिल जाए लेकिन आपकी कद काठी जो है वो बड़ी नहीं होने वाली, आपकी जो हाइट है वो बड़ी नहीं होने वाली। तो इसका मतलब क्या है दैट G इंटू टी इज इक्वल टू, सॉरी G इंटू ई इज इक्वल टू पी। जो भी फिनोटाइप होगा इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, जेनेटिक एज वेल एज द एनवायरनमेंट, G इंटू ई। ठीक है, अब जो आपके पास P है, VP, यानी कि कोई भी वेरिएशन आ रहा है इन द फिनोटाइपिक आपके फिजिकल फीचर्स के अंदर, तो वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। पहली चीज है VA। VA का मतलब क्या है, ऐसे जीन्स जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर हैं, बाकी पॉपुलेशन के अंदर नहीं है, दैट इज VA, एडिटिव जीन्स। उन एडिटिव जीन्स की वजह से आपके अंदर क्या एक्स्ट्रा वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, दैट इज द VA। फिर उसके बाद VD। VD का मतलब क्या है, द डोमिनेंस। ठीक है, द डोमिनेंस इज कि ऐसे जीन्स जो कि आपके पास जो है बाकियों के अंदर भी हैं और आपके अंदर भी हैं, एंड दे आर डोमिनेंट, बिकॉज ऑफ दैट आपके अंदर वो पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो आया हुआ है। देन उसके बाद VI। VI इज एपिस्टेसिस। ऐसे जीन्स या फिर ऐसे ट्रेट्स जो कि एनवायरनमेंट की वजह से भी और जेनेटिक्स की वजह से भी, दोनों की वजह से आ रहे हैं। सो द VP जो आपके पास फिनोटाइपिक वेरिएंस है, इट इज इक्वल टू VA प्लस VD प्लस VI। सो दिस इज द इंप्रेशन ऑफ द फिनोटाइपिक वेरिएंस। ठीक है, अब हम दो तरीके से हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स करते हैं। द हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स इन द वाइडर सेंस,
In the wider sense, the heritability estimates is the VG over VP. ठीक है, VG का मतलब क्या है कि आपके पास जीन्स की वजह से कितना जो है वो वेरिएशन आया है ओवर वीपी, यानी कि आपके पास जो है फिनोटाइपिक वेरिएंस कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर इन अ पर्टिकुलर फैमिली, ठीक है, और उस फैमिली के अंदर या फिर आप जो है वो दो सगे भाई हैं, दो ट्विन ब्रदर्स हैं, तो अब दोनों ट्विन ब्रदर्स के अंदर बेसिकली जीन्स तो बिल्कुल सेम आए हैं, ठीक है, 99.9% या फिर 99.9999% जो है वो आपके जीन्स बिल्कुल सेम होने वाले हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, लेट्स से आपकी हाइट और आपका आईक्यू काफी ज्यादा अच्छा है, आपके भाई का आईक्यू और हाइट जो है वो कम है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेरिएशन आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। इसको हम कहते हैं कि ब्रॉडर सेंस के अंदर आपको हेरिटेबिलिटी का पता चल गया कि एनवायरनमेंट का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो आपके इनहेरिटेंस के अंदर है। और ज्यादातर ये मामला या फिर ज्यादातर ये काम हम ट्विन स्टडीज के अंदर करते हैं। ट्विन स्टडीज के अंदर हमें यह पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट की वजह से कौन से ट्रेट्स कितना प्रतिशत तक इंपैक्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट के लिए हमें यह पता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर हाइट कितना डिपेंड करती है। आईक्यू के अंदर हमें यह पता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर आपकी आईक्यू कितना डिपेंड करती है। दिस इज नोन एज द हेरिटेबिलिटी इन द ब्रॉडर सेंस। ये हमें ट्विन स्टडीज निकाल करके दे देती हैं। फिर उसके बाद अगली जो चीज आती है दैट इज द हेरिटेबिलिटी इन द नैरोअर सेंस। नैरोअर सेंस जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ VA को देखते हैं। VA को देखने का मतलब क्या है कि एडिटिव जीन्स को देखते हैं। जैसे लेट्स से यू आर अगेन born out of one family, ठीक है, लेट्स से देयर आर 5 ब्रदर्स जो कि एक मां के साथ हुए हैं, देन देयर आर 5 ब्रदर्स जो कि दूसरी मां के साथ हुए हैं, ठीक है। इन दी अगेन अडॉप्शन स्टडीज वगैरह हमने कुछ ऐसा जो है वो देखा। अब इसके अंदर क्या है कि दोनों की माएं अलग अलग हैं, तो दोनों के अंदर जितना वेरिएंस रहेगा, जेनेटिक वेरिएंस रहेगा, दैट विल बी द एडिटिव वेरिएंस, ठीक है। तो अब उस एडिटिव वेरिएंस की वजह से दोनों को एक ही एनवायरनमेंट के अंदर रखा गया है, एक ही फैमिली के अंदर रखा गया है, लेकिन बाप ने 2 शादियां कर ली थी, ठीक है। तो अब उस जीन्स की वजह से दोनों के आईक्यू के अंदर कितना इंपैक्ट पड़ा है, दैट इज द एच स्केयर, स्मॉल एच स्केयर, यानी कि हेरिटेबिलिटी इन द नैरोअर सेंस, ठीक है, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ VA को देखते हैं, पूरा का पूरा जो है वो VG को नहीं देखा जाता, ठीक है। सो इस तरीके से हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स जो है वो किए जाते हैं। वंस इट इज डन, ठीक है, तो आपको मोटा मोटी जो है वो पता चल जाता है दैट व्हाट परसेंटेज इज डिपेंडेंट अपॉन द जीन्स एंड एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद देन देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ द एस्टिमेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ट्विन मेथड। ट्विन मेथड के अंदर अगेन देयर इज अ फैल्कोनर फार्मूला। अब देखो, हमने आपको बिल्कुल कंसेप्ट्स बता दिया दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ VP, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ VA, VD एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके अंदर जो पहली चीज आती है दैट इज द ट्विन मेथड। ट्विन मेथड के अंदर क्या होता है दैट हम जो कोट्विन्स हैं और जो मोनोजाइगोट्स हैं और जो डायजाइगोट्स हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे। लेट्स से देयर आर 5 मोनोजाइगोट्स, ठीक है, देन देयर आर 5 डायजाइगोट्स। ऑब्वियसली जो आपके पास मोनोजाइगोट्स हैं इनके अंदर 100% जो है वो DNA और द जीन्स दे विल बी सिमिलर, दे विल बी सेम। बट फिर उसके बाद कई बार इन मोनोजाइगोट्स को अलग कर दिया जाता है, अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर रियर किया जाता है, ठीक है। अब अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर रियर करने की वजह से कुछ फिनोटाइपिक वेरिएंस जो है वो आ जाता है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड आर मोनोजाइगोट। फिर उसके बाद सिमिलर इज द केस ऑफ द डायजाइगोटिक।
डायजाइगोटिक के अंदर भी हम यही देखते हैं दैट डायजाइगोटिक इज टेकन, और डायजाइगोटिक के अंदर अगेन आपके पास एक ही एनवायरनमेंट के अंदर उनको रियर किया जाता है, ठीक है, एक एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन अब एनवायरनमेंट 100% हो गया, लेकिन यहां पे जो जीन्स हैं, दोज जीन्स दे आर डिफरेंट। तो बेसिकली उन जीन्स की वजह से जो डिफरेंस है वो आपके पास ट्रेट्स के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास आर मोनोजाइगोटिक है, इससे हमें एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में पता चल रहा है, और जो आपके पास आर डायजाइगोटिक है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि जीन्स की वजह से कितना जो है वो वेरिएशन या फिर कितना डिफरेंस जो है वो आ रहा है। दोनों को हम माइनस करते हैं एंड वी अप्लाई द फाल्कोनर फार्मूला, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर मोनोजाइगोटिक माइनस आर डायजाइगोटिक, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यह पता चल जाता है कि कितना परसेंटेज हिस्सा जो है वो एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है एक ट्रेट का, कितना परसेंटेज जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। और हमें यह पता चल जाता है कि आईक्यू ज्यादा जेनेटिक है, ज्यादा एनवायरमेंटल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनके बारे में पता चल जाता है हमें। एंड देन वी हैव द पेरेंट ऑफस्प्रिंग रेग्रेशन, कि आपके पास जो है वो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स दोनों आपस में कितने डिफरेंट हैं। देन उसके बाद अडॉप्शन स्टडीज या फिर जो है वो फॉस्टर चाइल्ड डिजाइन आ जाते हैं। देन उसके बाद सेम मॉडलिंग आ जाती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक आध जो है वो देख लीजिएगा, बाकी जो फाल्कोनर फार्मूला है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास जो हर एक मेथड है उसके अंदर किसी ना किसी तरह की सिंप्लीफिकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये मान लिया कि डायजाइगोटिक के अंदर हमेशा 100% जो है वो सेम रहेगा, जीन सेम रहेंगे, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इन दी डायजाइगोटिक्स। इन दी डायजाइगोट्स बेसिकली हम ये मान लेते हैं कि सबके पास एक तरह का एनवायरनमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माँ किसी एक बच्चे को ज्यादा प्यार करती है, दूसरे को कम प्यार करती है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स के अंदर अगेन जब हम ट्विनिंग को यूज करते हैं तो ट्विनिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू हैपन, हर रोज हर जगह के ऊपर ट्विन्स नहीं देखे जा सकते। और फिर उसके बाद हमें मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक ट्विन्स को अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो वो ट्विन्स को अलग अलग करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इस तरीके से देन उसके बाद देयर इज द फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज। फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज के अंदर भी अपने सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं। तो आप हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स चाहे ट्विन स्टडीज से कर रहे हो, चाहे को ट्विन स्टडीज से कर रहे हो, चाहे फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज से कर रहे हो, हर किसी का अपना अपना एक लिमिटेशन दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by the karyotype and how does its analysis it help in the diagnosis of the chromosomal aberrations in man, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्रायोटाइपिंग के बारे में बात करनी है और फिर उसके बाद हमें यह देखना है कि क्रायोटाइपिंग का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से हमारे क्रोमोसोमल एबरेशंस को आइडेंटिफाई करने में काम आ सकता है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले क्रायोटाइपिंग को हमें बता देना है दैट द क्रायोटाइपिंग किस तरीके से हम एक इंडिविजुअल का जो क्रोमोसोम का चार्ट है या फिर कैटालॉग किस तरीके से हम बिल्ड करते हैं, दैट इज नोन एज क्रायोटाइपिंग। आपके पास नंबर, साइज, ब्रांडिंग पैटर्न, शेप वगैरह ये सारी चीजें क्रायोटाइपिंग के अंदर आ जाती हैं। जो कोर एनालिसिस है क्रायोटाइपिंग का वो ये है कि आपके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम के अंदर अगेन देयर आर 22 पेयर और एक जो है वो सेक्स पेयर होता है, ठीक है। एंड इसको अगेन इस तरीके से बेसिकली फोटोग्राफ किया जाता है और इस फोटोग्राफ से हमें यह पता चल जाता है दैट वेदर यू आर इन्फेक्टेड और वेदर यू आर हैविंग द डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके अंदर कौन सा एबरेशन है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेप्स जो कि फॉलो किए जाते हैं, ये जो पार्ट है दिस इज द, ये दिल है इस क्वेश्चन का, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक सैंपल लिया जाता है
आपका कुछ भी ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा, या फिर आपका जो है वो चीक के अंदर से जो है वो कुछ भी सैंपल ले लिया जाएगा और उस सैंपल को कल्चर किया जाता है। जब सेल्स मेटाफेज के अंदर पहुंचते हैं तो बेसिकली उस मेटाफेज को अरेस्ट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स लाइक कॉन्क्लाइन। ठीक है, तो फिर उसके बाद देयर इज अ हाइपोटोनिक ट्रीटमेंट। उस हाइपोटोनिक ट्रीटमेंट की वजह से जो आपका न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस है, वो स्वेल कर जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्वेलिंग द सेल्स उसके बाद जो है वो फिक्स कर लिए जाते हैं स्लाइड के ऊपर। क्रोमोसोम्स बाहर निकल जाते हैं और क्रोमोसोम्स को बाहर निकाल करके आप स्टेन करते हो। स्टेन कैसे करते हो? द स्टेनिंग इट इज जनरली डन विद द जिम्सा बैंड। अब जिम्सा बैंड के साथ स्टेन करने का अपना एक जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। उसके अंदर से आप क्रोमोसोम्स निकालेंगे, क्रोमोसोम्स को फिर उसके बाद जो है वो कई बार सॉल्टेड वाटर या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ थोड़ा बहुत जो है वो ट्रीट किया जाता है। देन आफ्टर दैट क्लीनिंग आप उसके ऊपर जो है वो जिम्सा बैंड अप्लाई कर दिया जाता है और जिम्सा बैंड की वजह से बेसिकली जो क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर डार्क और लाइट कलर की इस तरीके से जो है वो बैंड्स बन जाते हैं। दिस इज नोन एज द जी बैंडिंग टेक्निक। ठीक है, यहां से फिर उसके बाद अब इस बैंडिंग की वजह से इट इज वेरी इजी टू कैप्चर द इमेज। यहां से इमेजेस को कैप्चर किया जाता है, क्रोमोसोम्स को पेयर किया जाता है और आपके पास एक क्रायोग्राम जो है वो बनाया जाता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल अबरेशंस। जब आप न्यूमेरिकल अबरेशंस को देखना चाहते हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राइसोमी ऑफ 21st, 18th, 13th क्रोमोसोम उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आपने स्ट्रक्चरल अबरेशंस को देखना है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को देखना है, दैट इज T9 to 22nd। ठीक है, या फिर आपको डुप्लीकेशन देखना है, डिलीशन देखना है। और उसी के बाद जो है वो जब रिप्रोडक्टिव मेडिकेशन की बात आती है, ठीक है, कोई मिसकैरेज हो रहा है, मिसकैरेज के कारण जो है वो आपको ढूंढने हैं। एम्ब्रियोनिक स्टडीज के अंदर आपको ये देखना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर एम्ब्रियो इज गोइंग टू सर्वाइव और नॉट। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक स्टडीज वगैरह हम करते हैं इन दी ARTs, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जब हमें बाहर से एम्ब्रियो डेवलप करना पड़ता है क्योंकि माँ की उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती रहती है तो वहाँ पे जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस का खतरा है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब क्रोमोसोमल एब्रेशंस का खतरा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब एम्ब्रियो बनाया जाता है फॉर दी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली होता क्या है कि हम एम्ब्रियोनिक स्टडीज कर लेते हैं कि वेदर इट इज दिस पर्टिकुलर एम्ब्रियो इट इज क्रोमोसोमल साउंड और नॉट। ठीक है, तो वहां पे अगेन इस चीज को देखा जाता है। जब हमने प्रीनेटल डायग्नोसिस करवाना है, यानी कि बच्चे के अंदर हमने ये देखना है, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले जब हमने ये देखना है कि बच्चा जो पैदा होगा वो हेल्दी होगा या फिर नहीं होगा, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर के हम, जैसे हमने ये मेथड देखा, तो वहां पे बिल्कुल उसी तरीके से एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस से अगेन इफ देयर इज क्रोमोसोमल एबरेशन तो वो सामने आ जाता है, नहीं तो वो बढ़िया से जो है वो चीजें बन जाती हैं। ठीक है, देन उसके बाद देयर इज कैंसर साइटोजेनेटिक्स। कैंसर साइटोजेनेटिक्स के अंदर वी जनरली ट्राई टू सी इफ देयर आर सर्टेन मार्कर इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया और नॉट। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा इसका चैलेंज है, ठीक है, चैलेंज ये है कि ये जो आपके पास क्लासिकल क्रायोटाइपिंग है इसके रेजोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 से लेके 10 मेगाबेसिस तक ही हो सकता है। इससे ज्यादा आगे जाने के लिए यू नीड फिश, यू नीड SNP, यू नीड NGS, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास ये जो है इसका सबसे बड़ा चैलेंज दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द पेडिग्री एनालिसिस इज जेनेटिक काउंसलिंग। नाउ सबसे पहले ये सवाल हमसे क्या कहना चाहता है कि पेडिग्री एनालिसिस को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर। सो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर हमेशा जो है वो आपके पास पेडिग्री एनालिसिस, इट इज नेवर जस्ट अ चार्ट। ये जो है वो एक रिस्क असेसमेंट और डिसीजन सपोर्ट टूल जो है वो बन जाता है। ठीक है,
आपने किसी को दिखाना है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो फीटस है वो चल जाएगा, या फिर इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो बच्चा है वो डिलीटेरियस जीन्स के साथ पैदा होगा। तो उस प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, या फिर उसको समझने के लिए खुद भी आपको एक चार्ट जो है वो ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो पेरेंट्स को भी समझाना है, वो उससे भी डिफिकल्ट मुद्दा है। तो उसको पेरेंट्स को समझाने के लिए पूरा जो है वो आपको तामझाम जो है वो ड्रॉ करना पड़ता है, एंड दैट इज बेसिकली द पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, और पेडिग्री एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आप फैमिली ट्री को उस चार्ट के अंदर ट्रांसलेट करते हो, देखने की कोशिश करते हो कि इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। जब आपको इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल समझ में आ जाता है, देन यू कैन अज्यूम कि आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगली जनरेशन के अंदर ये पर्टिकुलर जीन्स इनहेरिट होंगे, कितने परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है उसके इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो ज्यादातर जो है वो ये जो एनालिसिस है, इट इज डन इन द केस ऑफ द मेंडलियन जेनेटिक्स। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस के अंदर क्या क्या किया जाता है? तो सबसे पहले आप कम से कम 3 जनरेशन का डेटा जो है वो लेते हैं। 3 जनरेशन के डेटा के अंदर आप कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं कि जो ये बीमारी है वो कब स्टार्ट होती है, किन किन लड़कियों के अंदर आपके खानदान में मिसकैरेजेस हुए थे, कंसेंग्यूनिटी का यानी कि कंसेंग्यून मैरिजेस का इंसिडेंस कितना ज्यादा है, आपका एथनिक और कम्युनिटी बैकग्राउंड क्या है, कहां पे आप रहते हैं, फिर उसके बाद जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेथ्स हुई है तो वो किस कारणों के कारण हुई है। ठीक है, इसी के अलावा अगर कोई और सवाल होता है वो जनरली जो है वो आप सवाल पूछते हैं। सो वहां से ये जो पेडिग्री चार्ट है वो ड्रॉ किया जाता है। पेडिग्री चार्ट के अंदर देयर आर सर्टेन सिंबल्स दैट आर ड्रॉन इनटू दिस पर्टिकुलर मैप। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब एक बार ऐसा चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, देन सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज द पैटर्न रिकॉग्निशन। वी स्टार्ट टू सी इफ देयर इज सम काइंड ऑफ पैटर्न, हम जो कि रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये जो पर्टिकुलर डिसीज है वो किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है आपकी फैमिली के अंदर। देन उसके बाद बात आती है रिस्क एस्टिमेशन की। अब रिस्क एस्टिमेशन अगेन अकॉर्डिंग टू मेंडलियन लॉज वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन मेंडलियन प्रोबेबिलिटीज, इफ देयर इज द रिसेसिव तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है, अगर आपके पास डोमिनेंट है तो 50% प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, इन प्रोबेबिलिटीज को निकाल करके हम पेनिट्रेंस को देखते हैं। पेनिट्रेंस का मतलब क्या है? एनवायरमेंट को देखते हैं, एनवायरमेंट के साथ इसको मिलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर मल्टीपल डिसीज लाइक डायबिटीज। अब डायबिटीज का केस क्या है कि अब डायबिटीज के जो जीन्स हैं वो तो मेरे अंदर भी हैं, बट ऑन द अदर हैंड अब लाइफस्टाइल ऐसा है कि इतना अच्छा, या फिर आपके पास बार बार एक्सरसाइज कर रखी है, वजन नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, अगर थोड़ा सा वजन बढ़ता है तो उसको बड़ा अच्छे तरीके से लिया जाता है, कम किया जाता है वजन को। तो अगर ये चीज है तो इसका मतलब क्या है कि मैं उन जो जीन्स हैं उनका पेनिट्रेंस रोक रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से जो पेनिट्रेंस है वो देखा जाता है, एनवायरमेंट देखा जाता है, और इन प्रोबेबिलिटीज को एनवायरमेंट के साथ वेट किया जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वेटेज हम आपका जो रिस्क एस्टिमेशन है वो निकालते हैं। देन उसके बाद अगली जो चीज आती है दैट इज द कैरियर डिटेक्शन एंड द कास्केड स्क्रीनिंग। हम ये देखते हैं कि जो शरारती है यानी कि जो कैरियर है वो कौन है। ठीक है, एट रिस्क रिलेटिव्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया कंट्रोल प्रोग्राम्स या फिर आपके पास सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम्स में कैरियर्स को सबसे इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उनको किया जाता है, और वहां से अगेन हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसके अंदर कैरियर्स को देखा जा सके कम से कम। देन उसके बाद हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं कि कौन सा टेस्ट फर्दर उनको करवाना चाहिए और वो टेस्ट क्यों उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काउंसलर जो सिंगल जीन टेस्ट हैं, क्रायोटाइपिंग वगैरह, फिर उसके बाद वो करवाता है। ठीक है, काउंसलिंग जो भी है, जो भी जेनेटिक काउंसलिंग होती है, इसको बहुत ही ज्यादा गोपनीय तरीके से किया जाता है। स्टिग्मा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन सारी चीजों की बहुत निगरानी जो है वो रखी जाती है।
ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स दैट आर यूज्ड इन द जेनेटिक काउंसलिंग ऑफ मैन। अब यहां पे हर एक मेथड को मैं नहीं समझाऊंगा, रादर किस तरीके से ऐसे सवालों को लिखते हैं उस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब सो द मेथड्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग इन मैन, यहां पे बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स। द ऑब्जर्वेशनल, साइटोजेनेटिक, बायोकेमिकल, मॉलिक्यूलर, पॉपुलेशन बेस्ड। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के अंदर देयर आर 4 मेथड्स, जो कि आपके पास पेडिग्री एनालिसिस हो गए और ट्विन कोट्विन स्टडीज हो गई, या फिर कुछ जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हो गए जो कि आगे चल के पेडिग्री एनालिसिस के अंदर ही यूज होते हैं। तो आपके जो चैप्टर के पहले 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, दे आर नोन एज द ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स क्यों? क्योंकि हम अक्सर लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हम लोगों के जो ट्रेट्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर ये पर्टिकुलर डिसीज है या नहीं है। देन उसके बाद बात आती है द साइटोजेनेटिक मेथड्स। सो इन द साइटोजेनेटिक मेथड्स इट स्टार्ट्स विद द क्रायोटाइपिंग, ठीक है, दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। और फिर उसके बाद क्रायोटाइपिंग के अंदर देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। सो जिम्सा बेंडिंग हो गई, या फिर रिवर्स बेंडिंग, आर बेंडिंग टेक्निक हो गई, और रिवर्स बेंडिंग एक्सेट्रा। इसके बाद अगर आप 15 मेगाबेसिस के आगे जाना चाहते हो और आपके लिए फिश है, एसएनपी अरे है, या फिर एनजीएस एनालिसिस है, देन उसके बाद बात आती है द बायोकेमिकल एंड द इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स। द बायोकेमिकल एंड द इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स, द बायोकेमिकल मेथड्स आर, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव अ पर्टिकुलर सीरम इन प्लेस। उस सीरम में से आपको अलग अलग जो सैंपल्स हैं या फिर अलग अलग जो आपके प्रोटीन्स हैं उनको अलग अलग करना है, ठीक है। यू हैव टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट, तो उसके लिए वी हैव द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं दे आर नोन एज द बायोकेमिकल मेथड्स। फिर उसके बाद एक बार आपने उनको डिफरेंशिएट कर लिया, नाउ यू हैव टू सी दैट जिस सीरम के साथ या फिर जिस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ आपका इंटरेस्ट था, वो पर्टिकुलर प्रोटीन आपके वहां पे मौजूद है या फिर नहीं मौजूद। तो उसके लिए वी हैव द इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स। इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स जिसके अंदर की आप चेन रिएक्शंस हैं उनको फॉलो करते हैं, यानी कि आप जो है वो एंटीबॉडी एंटीजन चेन को, उनके बीच वाला जो रिएक्शन है उसको आप फॉलो करते हैं, और उनके बेसिस के ऊपर यह डायग्नोज किया जाता है दैट वेदर यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव, वेदर यू आर अलादीन एंड अलादीन। somebody would have got the joke, ठीक है। एनीवेज, तो आपके पास जो है वो देयर आर दी होमोग्लोबिन वेरिएंट्स, G6PD डेफिशिएंसी, उसको भी इसी तरीके से देखा जाता है। आपका जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है उसको इसके तरीके से देखा जाएगा, वेदर यू आर पॉजिटिव नेगेटिव। HLA टाइपिंग की जाती है अगेन विद द हेल्प ऑफ दैट। देन उसके बाद जब आप इबोला वायरस की टेस्टिंग भी करते हो तो वो भी इसी से की जाती है, इम्यूनोलॉजिकल मेथड यानी कि एलिजा से की जाती है। देन उसके बाद बात आती है द मॉलिक्यूलर और द पॉपुलेशन analysis. So in the molecular analysis you have the NGS, recombinant DNA technology, VNTRs वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो दे आर दी मॉलिक्यूलर मेथड्स। तो दीज आर नॉट स्पेसिफिकली इन योर सिलेबस, लेकिन इनमें से कुछ मेथड से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर सवाल पूछा जाता है, जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए के ऊपर से जो है वो अगेन सवाल पूछा जाता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स आपके अलग से आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर और द पॉपुलेशन मेथड्स, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली बेस्ड आ जाते हैं। फैमिली बेस्ड के अंदर पेडिग्री एनालिसिस, ट्विन मेथड, अडॉप्शन स्टडीज। साइटोजेनेटिक के अंदर क्रायोटाइपिंग, और क्रायोटाइपिंग के आगे आप जितने मेगाबेसिस के लेवल के ऊपर जाना चाहते हो वैसे वैसे मेथड्स जो है वो चेंज करते रहते हैं। देन उसके बाद बायोकेमिकल मेथड्स। इन द बायोकेमिकल मेथड्स दीज आर द प्रोटीन लेवल टेक्निक्स, जब आप चीजों को अलग अलग करते हो। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंजाइम एसेज,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद यू हैव द इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो फॉलो होता है, और इसके अंदर आप स्पेसिफिकली ये देखते हैं दैट द प्रोटीन दैट आई वाज लुकिंग फॉर और द एंटीजन दैट आई वाज लुकिंग फॉर वेदर इट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी और नॉट, या फिर जिस एंटीबॉडी को मैं देखना चाहता हूं वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो उससे अगर पॉजिटिव आ जाता है, अलादीन आ जाता है, तो इसका मतलब होता है दैट यू आर इन्फेक्टेड और यू आर नॉट। देन उसके बाद देयर इज द रिकम्बिनेंट डीएनए मेथड। सो द रिकम्बिनेंट डीएनए मेथड और द मॉलिक्यूलर डीएनए मेथड, इसके अंदर पीसीआर, एसटीआर एनालिसिस या फिर आपके पास सीक्वेंसिंग, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। देन द पॉपुलेशन जेनेटिक मेथड्स, द पॉपुलेशन जेनेटिक्स इट वाज ऑल स्टार्टेड बाय हार्डी वीनबर्ग, और उसके बाद आपको पता है कि क्या क्या हुआ। अगर नहीं पता है तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का जैसे ही चैप्टर आएगा उसके अंदर हम कर लेंगे। So these are some of the methods that are used in the study of man or the genetic study of man. फिर उसके बाद बात आती है the twin methods in the human genetics. Twin methods के अंदर बेसिकली आपके पास जो है वो जो मेजर क्वेश्चन है ट्विन मेथड्स के अंदर, चाहे वो ट्विन मेथड्स हो गए, चाहे वो को-ट्विन मेथड्स हो गए, चाहे वो फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज हो गई, तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो यही आता है कि अ पर्टिकुलर ट्रेट, लेट्स से हाइट इज वन ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट जिसको आप मेजर करना चाहते हो, वो जो ट्रेट है उसका कितना बड़ा थ्रेशहोल्ड, उसका कितना बड़ा जो वेटेज है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन एनवायरमेंट, और उसका कितना बड़ा जो वेटेज है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द जीन्स। ठीक है, सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द ट्विन मेथड्स। सो ट्विन मेथड इज अ क्लासिकल नेचुरल एक्सपेरिमेंट ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक्स, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली द कंट्रास्ट इज डन बिटवीन द मोनोजाइगोटिक एंड द डायजाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, ऐसा कंट्रास्ट क्यों किया जाता है, ये रिग्रेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि मोनोजाइगोटिक के अंदर बेसिकली 100% ऑफ द जीन्स दे आर सिमिलर। डायजाइगोटिक के अंदर जब आप उनको एक घर के अंदर रियर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जीन्स डिफरेंट होते हैं, एनवायरमेंट लगभग दोनों को सिमिलर ही मिलता है। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है दैट अ पर्टिकुलर ट्रेट, लेट्स से आईक्यू की बात कर रहे हैं, तो आईक्यू अगर पूरी तरीके से जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो डायजाइगोट्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंट आईक्यू होगा। मोनोजाइगोट इवन इफ दे आर रियर्ड अपार्ट, तो दोनों के अंदर बिल्कुल उतना ही आईक्यू मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए जाते हैं, और इसके अंदर हेरिडिटरी और एनवायरमेंट कितना एक पर्टिकुलर ट्रेट को शेप करते हैं उस चीज के ऊपर, उस लॉजिक के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाता है। नाउ व्हाट इज द लॉजिक ऑफ डिजाइन? मोनोजाइगोटिक, इनका जो जीन है वो बिल्कुल सिमिलर है। डायजाइगोटिक, दे विल शेयर द एनवायरमेंट बट द जीन्स आर डिफरेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास कंकॉर्डेंस स्टडीज या फिर कंकॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस स्टडीज जो है वो की जाती है। ठीक है, एंड ये जो कंकॉर्डेंस है या फिर डिस्कॉर्डेंस है, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द फेल्कोनर फार्मूला। फेल्कोनर फार्मूला जिसके अंदर आप रिग्रेशन बिटवीन द मोनोजाइगोट्स एंड डायजाइगोट्स दोनों को माइनस करते हैं, और इससे जो है वो बेसिकली आपके पास कितना परसेंटेज हिस्सा जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है और कितना परसेंटेज हिस्सा जो है वो आपके एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये एस्टिमेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर ये चीज है कि इन दी मोनोजाइगोटिक ट्विंस बेसिकली डायबिटीज अगर एक बच्चे को है, देयर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी अराउंड 70% कि दूसरा जो बच्चा है उसको भी डायबिटीज रहेगा। अगर यही चीज हम डायजाइगोटिक्स के अंदर देखें तो एक बच्चे को अगर डायबिटीज है तो इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट दूसरे बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फेल्कोनर फार्मूला वी कैन इजीली एस्टिमेट कि कितना परसेंटेज जो है वो डायबिटीज बेसिकली जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। द सिमिलर इज द केस ऑफ सिजोफ्रेनिया, सिमिलर इज द केस ऑफ द हाइपरटेंशन, एंड सिमिलर इज द केस ऑफ द स्टेचर।
इवन स्टेचर के अंदर इट इज वेरी मच हायर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है वो आपके पास स्टेप्स रहते हैं। सो सबसे पहले आप पेयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर जो आपके पास ट्विन्स हैं दे आर मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। उसके लिए आप क्या करते हैं, जाइगोसिटी डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या फिर आपके पास जो है वो कोरियन एग्जामिनेशन, यानी कि जब बच्चा कोक के अंदर होते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि आपके पास जो ऊपर वाली लेयर है, जो कोक के ठीक नीचे वाली जो लेयर होती है, यानी कि बच्चों के जो ऊपर वाली प्लेसेंटा के बाद वाली लेयर होती है, वो सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर सेम है सो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि दोनों मोनोजाइगोटिक होंगे। अगर डिफरेंट है देन दे आर डाइजाइगोटिक। ठीक है, फिर उसके बाद इवेंचुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह जो है या फिर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग से धीरे धीरे ये हमें पता चल जाता है दैट वेदर दे आर द डायजाइगोटिक और द मोनोजाइगोटिक। देन उसके बाद आप उनके अलग अलग ट्रेट्स को देखते हैं। उनके अलग अलग ट्रेट्स को देख करके आप उनका कॉन्कॉर्डेंस और डिस्कॉर्डेंस मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है वो ये देखा जाता है कि दोनों के आपस में रिलेशन कितना है, कॉन्कॉर्डेंस कितना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइट या फिर द एज ऑफ सिटिंग अप। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा लेट से 2 साल की उम्र में बैठना शुरू कर गया, दूसरा बच्चा जो है वो अभी 2.5 साल की उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक बैठना नहीं शुरू किया। तो इसका मतलब क्या है, दैट द कॉन्कॉर्डेंस इज लेस बट द डिस्कॉर्डेंस इज हाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली जो कॉन्कॉर्डेंस है या फिर डिस्कॉर्डेंस है, जैसा भी आप करना चाहते हैं, वो आप मेजर कर सकते हैं। और मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक को अलग अलग किया जाता है एंड देन इट इज पुट इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला। ठीक है, सो इससे बेसिकली आपके पास जो है वो आपको पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेट कितना ज्यादा जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है और कितना ज्यादा इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरमेंट। अब इसके अंदर क्या क्या रिफाइनमेंट्स हुए हैं। जो सबसे पहला रिफाइनमेंट हुआ है दैट इज द कोटविन स्टडीज। इन द कोटविन स्टडीज बेसिकली हम ये एग्जैक्टली देख पाते हैं कि अब देखो ट्विन स्टडीज के अंदर हमें यह पता नहीं चल रहा था कि एनवायरमेंट के अंदर क्या सही करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, या फिर जीन्स के अंदर क्या चीज सही करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। बट इन दी कोटविन स्टडीज आपको यह पता चल जाता है कि एनवायरमेंट के अंदर अगर आप ये चीज को सही कर लेते हो तो इसका रिजल्ट आपको इस तरीके से मिलेगा। सो इन दी कोटविन स्टडीज इन दी मोनोजाइगोटिक डिजाइंस, खास करके मोनोजाइगोट्स के उसमें लिया जाता है, द जीन्स दे आर हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, बट वहां पे आप एनवायरमेंट को बदलने की कोशिश करते हो। जैसे जैसे आप एनवायरमेंट बदलते हो ट्रेट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस चीज को देखा जाता है। और इस तरीके से आपके पास हमें एक अच्छा खासा डिजाइन मिल जाता है कि एनवायरमेंट या फिर जीन्स के अंदर क्या अंतर किया जाए। तो जब हमें एनवायरमेंट को हिलाना होता है तो हम मोनोजाइगोटिक्स को उठा लेते हैं, जब हमें जीन्स को हिलाना होता है तो हम बेसिकली डाइजाइगोटिक्स को उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर 100 ऑफ द डाइजाइगोटिक ट्विन्स इन फ्रंट ऑफ अस, तो उसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि ठीक है ये जो जेनेटिक मेकअप है इस पर्टिकुलर बच्चे का वो ऐसा है, इसमें फला फला जीन्स जो है वो ज्यादा है, इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, सो ये जो है वो इट इज अगेन अब होल थ्योरेटिकल सिनेरियो, पूरी तरीके से ये जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज अगेन द ट्विनिंग इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इस तरीके से आपके पास ट्विन के बाद देयर इज अ रिफाइनमेंट ऑफ द कोटविन स्टडीज। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इम्यूनोलॉजिकल या फिर इम्यूनोजेनेटिक्स, और उसको सुटेबल एग्जांपल्स के साथ जो है वो आपको बताना था। तो इम्यूनोजेनेटिक्स बेसिकली आपके पास जेनेटिक वेरिएशंस हमें बताती है जिसकी वजह से हम सब का इम्यून रिस्पॉन्स अलग अलग है, किसी को सर्दी पहले हो जाती है, किसी को बाद में हो जाती है। और इसके अंदर आप जो है वो बेसिकली ब्लड ग्रुप का जेनेटिक्स, क्योंकि अगेन ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका इंपैक्ट पड़ता है डिसीज के ऊपर। HLA एनालिसिस, खास करके मेजर हिस्टोबिलिटी कम्प्लेक्स, तो उसको जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स को देखने की कोशिश करते हैं। और आपके पास जो है वो बेसिकली अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसकी वजह से कौन सा डिसीज होने का खतरा ज्यादा है, B ब्लड ग्रुप है उसकी वजह से कौन सा डिसीज होने का खतरा ज्यादा है, दैट इज द डिसीज एसोसिएशन स्टडीज, वो इसके अंदर जो है वो की जाती है।
ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका एंथ्रोपोलॉजिकल रेलेवेंस क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉपुलेशंस के अंदर किस तरीके से माइग्रेशन एडमिक्सचर हुआ है, खास करके इंडिया के अंदर HLA डाइवर्सिटी हमें इस चीज का प्रमाण देती है। यूरोप के अंदर ABO ब्लड ग्रुप्स और RH दोनों को यूज किया जाता है इस चीज को दिखाने के लिए कि जो अलग अलग लोगों की इंसेस्ट्री है वो कहां कहां से आई हुई है। ठीक है, एंड इन द मेथडोलॉजिकली इनको यूज किया जाता है इन द एलिजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस चीज को देखने के लिए कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर किस डिसीज का जो स्पेकुलेशन है वो ज्यादा हो सकता है। देन उसके बाद बात आती है दी थ्रिफ्टी जीनोटाइप्स। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। सो थ्रिफ्टी जीनोटाइप्स और द थ्रिफ्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस, इट इज अगेन अ क्लासिक एवोल्यूशनरी मिसमैच मॉडल जो कि आपके पास जो है वो देखने को मिलता है। अब देखो होता क्या था कि अकॉर्डिंग टू द थ्रिफ्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस दैट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स नील, वो कहते हैं कि ऐसा है दैट पहले आप हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, जैसे ही आपने एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट की तो जो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि आपकी बायोलॉजी के अंदर कुछ स्ट्रेसेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको गठिए का रोग आ जाता है, आपको दांतों के अंदर कैविटीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो कारण बताया था दैट वाज अ थ्रिफ्टी जीनोटाइप या फिर थ्रिफ्टी जीन्स। थ्रिफ्टी जीन्स ऐसी कुछ जीन्स हुआ करती थी जो कि आपके अंदर स्टार्च को स्टोर करके रखा करती थी ड्यूरिंग द हंटिंग एंड गैदरिंग। जैसे ही आप ट्रांजिशन करें, आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर आप आ गए, स्टार्च खूब सारा आ गया, तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट अगेन दीज जीन्स दे वर स्टोरिंग द स्टार्च, बट इतना ज्यादा एनर्जी हो गया कि जिसकी वजह से आपके पास एक मिसमैच आ गया, एक कल्चर और जीन्स के बीच में एक मिसमैच आ गया। बिकॉज ऑफ दैट अगेन द डिसीजेस हैपेंड। ठीक है, तो ये कहते हैं, जेम्स नील कहते हैं कि अगेन देयर इज हाई इंसिडेंट ऑफ डायबिटीज इन सर्टन ट्राइब्स और इन सर्टन इंडिजिनस पीपल, दिस इज बिकॉज ऑफ द थ्रिफ्टी जीनोटाइप। ठीक है, तो वो एवोल्यूशनरी मिसमैच मॉडल देते हैं अगेन एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी या फिर टाइप 2 डायबिटीज को बताने के लिए। ठीक है, तो वो कहते हैं दैट इन द फेमिन इकोलॉजी देयर वाज जो फैट डिपोजिशन है या फिर इंसुलिन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए देयर वर सर्टन थ्रिफ्टी जीन्स। वही जीन्स जो है वो अभी आपके मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर टाइप 2 डायबिटीज या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का कारण जो है वो बनती चली जा रही है। इसके लिए वो बार बार प्राइमा इंडियंस और नरूज का एग्जाम्पल देते हैं। नरू एक बहुत छोटी सी जो है वो कंट्री है, उसके अंदर एकदम से सेडेंटिज्म आ गया, अभी सबको ओबेसिटी है, सबको ओबेसिटी है। ठीक है, प्राइमा इंडियंस के अंदर भी यही है कि वो पहले देवर इंडिजिनस ट्राइब्स भागते रहते थे, एकदम से आपके उनका कॉलोनाइजेशन हो गया, एकदम से दे हैड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अर्बनाइज हो गए वो। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है वो दे आर सीन इन देम। ठीक है, तो इसके ऊपर देयर इज अ क्रिटिकल अप्रेजल। अभी तक कोई हमें थ्रिफ्टी जीनोटाइप नहीं मिला है। अगेन आपके पास जो है वो फेमाइन्स ओवर द ह्यूमन हिस्ट्री, सारी जितनी भी पॉपुलेशन है सबने फेमाइन्स देखी हैं, सबने भूखमरी के हालात देखे हैं, लेकिन सबके अंदर थ्रिफ्टी जीनोटाइप वगैरह जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो थ्रिफ्टी जीनोटाइप है या नहीं, इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है। तो इसके ऊपर देयर इज अ हाइपोथेसिस जहां से सवाल पूछे गए थे, दैट वाज द बार्कर हाइपोथेसिस। बार्कर हाइपोथेसिस कहता है कि अगर मां माल न्यूट्रिशनड है तो थ्रिफ्टी जीनोटाइप बच्चों के अंदर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो जीन्स हैं वो बच्चे के अंदर फैट को स्टोर करके रखती हैं, एंड इवेंचुअली बाद में अगर बच्चा जो है वो ज्यादा खाता पीता है, बढ़िया जो है वो करता है परफॉर्म, तो उनके अंदर जो डायबिटीज है उसका इंसिडेंट बढ़ जाता है। ठीक है, सो द इंट्रायूटराइन माल न्यूट्रिशन, इसके बारे में बेसिकली बार्कर जो है वो बात करते हैं। देन उसके बाद देयर इज अ ड्रिफ्टी जीनोटाइप, जो कि अगला इसका एक वेरिएशन आया। सो ड्रिफ्टी जीनोटाइप कहता है दैट इफ देयर इज अ रिलैक्सेशन फ्रॉम द प्रीडेटर प्रेशर, नॉट बिकॉज ऑफ भूखमरी नहीं है उसके अंदर, आपके पास इसकी वजह से जो वेट है वो आपका धीरे धीरे जो है वो अपवर्ड ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है,
सो देन उसके बाद देयर इज द थ्रिफ्टी एपिजीनोटाइप, नॉट जीनोटाइप, एपिजीनोटाइप। यानी कि जो आपका डायबिटीज है वो ना सिर्फ आपके जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, वो आपके एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। दैट इज व्हाट थ्रिफ्टी एपिजीनोटाइप मीन्स। ठीक है, सो यहां से हमने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। देन उसके बाद जीनोम स्टडीज। जीनोम स्टडीज के अंदर बच्चे सारी चीजें लिख देते हैं। सबसे पहली जो चीज आती है वो ये है कि जीनोम स्टडी के अंदर आपका जो एक लेवल ऑफ स्टडी है वो बहुत ज्यादा जो है वो माइक्रो हो जाता है। जैसे बिकॉज द ह्यूमन जीनोम इट कंप्राइजेज ऑलमोस्ट अबाउट 3.2 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, जो कि आपके 23 क्रोमोसोम्स के ऊपर रहते हैं। और इसके अंदर जो है वो बेसिकली देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस, द स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स, कंपैरेटिव, पॉपुलेशन एंड मेडिकल। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के अंदर आप मैप करते हो कि कौन सा बेस पेयर किसके बाद है, कौन सा जीन किसके बाद है। फंक्शनल जीनोमिक्स के अंदर आप ये देखते हो कि जीन का इंप्रेशन किस तरीके से आ रहा है। अगर ये जीन्स आपके अंदर हैं तो फिनोटाइप के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कंपैरेटिव जीनोटाइप के अंदर आप अलग अलग पॉपुलेशन के जीनोटाइप्स को या फिर जीन्स को कंपेयर करते हैं। पॉपुलेशन जीनोमिक्स के अंदर आप ये देखते हैं दैट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स, ठीक है, कि आपके पास जो है वो किस तरीके से जो पॉपुलेशन के अंदर जो जीन्स हैं वो अलग अलग होते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद मेडिकल जीनोमिक्स। मेडिकल जीनोमिक्स के अंदर आप पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द जीन्स बनाने की कोशिश करते हो। अगेन ये जो आपके पास मेडिकल जीनोमिक्स है या फिर जो फार्माकोजेनोमिक्स है, इट इज देयर इन दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हमारे यहाँ पे जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि एंसेस्ट्री हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रही है। उनकी एंसेस्ट्री 1-2 पॉपुलेशन से आई हुई है, तो वहां पे ये करना ईजी रहता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सो इसका अगेन BRCA1 इसका एप्लीकेशन अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तो आप ताकि इसको अच्छे तरीके से लिख सके। ठीक है, देन डिस्कस द रोल ऑफ द ट्विंस इन द नेचर नर्चर प्रॉब्लम। इसको खुद कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली एग्जांपल्स भी दिए हैं, टाइप 2 डायबिटीज का, सिजोफ्रेनिया का, हाइट का, ऑन द बेसिस ऑफ फैल्कोनर फार्मूला आप किस तरीके से ये बनाते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड होप दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर यू।